नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में विपक्ष हमेशा एक आरोप सरकार पर लगाता है कि आखिर गैरसैंण में विधानसभा सत्र क्यों आयोजित नहीं करवाया जाता। हालांकि इस बार सत्र आयोजित तो हुआ, लेकिन विपक्ष इस बार इस बात पर भी नाराज आया कि सत्र की अवधि कम रखी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर कहा कि आने वाले वक्त में गैरसैंण में होने वाले सत्रों की संख्या अवधि को बढ़ाया जाएगा। साथ ही पत्रकारों और पुलिस के जवानों के रहने की व्यवस्था विधानसभा क्षेत्र के अंदर की जाएगी, जिसके लिए भवन निर्माण के कार्य को शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा कर दी गई है। विधानसभा सत्र के दौरान ही भराड़ीसैंण में बनी विधानसभा को संचालित किया जाता है। विधानसभा भवन की देखरेख के लिए संबंधित अधिकारियों से बैठक जल्द नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा सकती है। उनको कहा है कि एक मंदिर यहाँ पर, भव्य मंदिर भी उनका यहाँ पर बनाया जाए और वो मंदिर यहाँ के जो हमारे पुरोहित लोग हैं उनसे वार्ता करके यहाँ पर बनाया जाए। और भी जो सुविधाएं हैं, क्योंकि मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से भी मैंने अनुरोध किया था कि कुछ भवनों को छोड़कर यहाँ पर साल भर एक्टिविटी हो, उसके लिए एक सचिव हमारे नियुक्त होंगे और वो सबसे बात करके समन्वय करेंगे, जिससे कि साल भर यहाँ पर चलता रहे। क्योंकि इतना बड़ा भवन यहाँ बन चुका है, इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, ये अगर साल भर खाली रहेगा तो इसका मेंटेनेंस भी बहुत बड़ा है। तो हमको वो भी सोचना है, जो हमारे इस अनुपूरक बजट में और जो हमारा वित्तीय प्रबंधन है, उस वित्तीय प्रबंधन में यही है कि जितने भी हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, स्ट्रक्चर बने हैं, वो केवल और केवल जो है खर्च ही न करे, बल्कि कुछ हमारे राज्य को उससे आय भी प्राप्त हो। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता आलोक सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, जिस तरीके से उत्तराखंड में विपक्ष बार बार सरकार पर हमलावर हो रही है और कह रही है कि विधानसभा सत्र गैरसैंण में क्यों नहीं होता, और इस बार अगर हुआ है तो सत्र की अवधि पर सवाल उठ रहे हैं। आलोक। हाँ जी बिल्कुल, देखिए गैरसैंण में विधानसभा सत्र जो आयोजित हुआ था वो 3 दिन का रखा गया था। हालांकि एक चीज देखने को मिली कि 2.5 दिन में ही जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस थी वो विधानसभा सत्र से वॉकआउट कर गई, क्योंकि उनका कहना था कि उनकी बातें वहां पर नहीं मानी जा रही हैं। जब नियम 310 के अंतर्गत जो है उन्होंने आपदा का मुद्दा उठाया था तो सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी और उसके ठीक बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसी बात से नाराज होकर फिलहाल विपक्ष जो है वॉकआउट कर चुका था। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये चीज जरूर कही है कि आने वाले वक्त में गैरसैंण में ज्यादा से ज्यादा सत्र आयोजित करवाए जाएंगे। और जो समय अवधि सत्र की है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे कम समय अवधि का विधानसभा सत्र आयोजित करवाया जाता है, तो समय अवधि को भी जल्द ही बढ़ाया जाएगा और अगला जो सत्र होगा हो सकता है वो भी गैरसैंण में देखने को मिलेगी। जी आलोक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए। आगे की खबरों पर तमाम जानकारी के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर निशाना साधा। सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा कि अनुच्छेद 370 को वापस लाने और अलगाववाद को नया रूप देने की मंशा से कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव से पूर्व गठबंधन किया है। कांग्रेस के इस विभाजनकारी सोच का दुष्परिणाम हिंसा और आतंकवाद के रूप में पूरा देश भुगत चुका है। दोबारा ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करना जिनकी पाक परस्ती और अलगाववादी सोच से पूरा देश परिचित है, कांग्रेस की राष्ट्रवादी विचारधारा को परिलक्षित करता है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 2023 में उत्तराखंड का कर्ज बढ़कर 72,860 करोड़ रुपए हो गया, जबकि 2018 से 2019 में ये 58,000 करोड़ रुपए के करीब था। कर्ज में वृद्धि के साथ देनकारी का ग्राफ भी बढ़ रहा है। भराड़ीसैंण में चल रहे विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। इस रिपोर्ट को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 2022 से 2023 के वित्तीय वर्ष के लिए सदन के सामने रखा। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड की जीडीपी पिछले 5 सालों में औसतन 6.71% की दर से बढ़ी है। 2018 से 2019 में जीडीपी 230,314 करोड़ रुपए थी, जो 2022 से 2023 में 302 और 621 करोड़ रुपए हो गई। इसी बीच आपको बता दें, राज्य में वेतन और पेंशन पर वचनबद्ध व्यय की वृद्धि
5.78% रही। लेकिन 2022 से 2023 में इसमें अचानक उछाल आया, जिससे वचनबद्ध व्यय में 8.77% की बढ़ोतरी हुई। सीएजे की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड पर कर्ज 2022 से 2023 में बढ़कर 72,860 करोड़ रुपए हो गया, जो 2018 से 2019 में 58,000 करोड़ रुपए था। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ आलोक सेमवाल हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। आलोक, क्या कुछ अपडेट है सीएजे की 2024 की रिपोर्ट को लेकर? जीडीपी में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, इसको लेकर आलोक। आलोक सिमवाल हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है। तब तक आपको हम बता दें कि सीएजे की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड पर कर्ज 2022 से 2023 में बढ़कर 72,860 करोड़ रुपए हो गया, जो 2018 में कम था। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 2023 में उत्तराखंड का कर्ज बढ़कर 72,860 करोड़ रुपए हो गया, जबकि 2018 से 2019 में यह 58,000 करोड़ रुपए के करीब था। कर्ज में वृद्धि के साथ देनकारी का ग्राफ भी बढ़ रहा है। भराड़ीसैंण में चल रहे विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सीएजे की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। इस रिपोर्ट को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 2022 से 2023 के वित्तीय वर्ष के लिए सदन के सामने रखा। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड की जीडीपी पिछले 5 सालों में औसतन 6.71% की दर से बढ़ी है। 2018 से 2019 में जीडीपी 230,314 करोड़ रुपए थी, जो 2022 से 2023 में 302 और 621 करोड़ रुपए हो गई। इस बीच राज्य में वेतन और पेंशन पर वचनबद्ध व्यय की वृद्धि 5.78% रही, लेकिन 2022 से 2023 में इसमें अचानक उछाल आया, जिससे वचनबद्ध व्यय में 8.77% की बढ़ोतरी हुई। सीएजे की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड पर कर्ज 2022 से 2023 में बढ़कर 72,860 करोड़ रुपए हो गया, जो कि 2018 से 2019 में 58,000 करोड़ रुपए था। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक होटल के सभागार में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मसूरी पहुंचे केंद्रीय प्रवक्ता ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए जा रहे जनहित के मुद्दों को आम जनता को पहचानने का आह्वान किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय प्रवक्ता का स्वागत कर उन्हें शाल भेंट किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार को कटघरे में लाते हुए कहा कि भाजपा के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है और उद्योगपति अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार में बेटियों पर जुल्म हो रहे हैं और अभी तक अंकिता भंडारी हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया। कोलकाता में हुई डॉक्टर की घिनौनी हत्या और बलात्कार की उन्होंने निंदा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और अन्य सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष के नेताओं पर इनका प्रयोग कर रही है। सेम घटना उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की अब आपके सामने है। यहाँ पर आंख में आंसू नहीं आते आपको? भाजपा वालों के नहीं आते आंख में आंसू? अभी आईएसबीटी में हुई, वो भी महिला यही की थी। अभी नर्स के साथ हुआ, वो भी महिलाएं। तब भाजपा का जहां शासन है, हम तो कहते हैं अगर हमारा शासन है, कांग्रेस का शासन था राजस्थान में, करेली में घटना हुई थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों गए थे अपनी सरकार के खिलाफ। नरेंद्र मोदी आएंगे यहाँ पर उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के माँ बाप का वो पूछने के लिए? आंसू अगर आएंगे तो मुझे बता दीजिए, राजनीति छोड़ दीजिए। जो बंगाल की घटना विभत्स है, तो उत्तराखंड की घटना आपको कम विभत्स है? छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची बेचारी जो है, आपकी हमारी बेटी, नौकरी तो करने जा रही थी और क्या मांग रही थी आपसे? अपनी मेहनत का पैसा मांग रही थी। क्या कर रही थी आप बताओ मेरे? सरकार अभी तक है। न्याय भाजपा के नेताओं के ऊपर आरोप है, न्याय मिला है क्या? बंगाल में तो कह रहे हैं 2 दिन में न्याय दे देंगे, यहां दे देते।
कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए घटनाक्रम के बाद अब उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। उत्तराखंड के तमाम अस्पतालों और शिक्षण स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड पुलिस की तरफ से एक ठोस पहल की गई, जहां प्रदेश में संचालित हो रहे तमाम शिक्षण संस्थानों के साथ साथ तमाम अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे के साथ ही उचित सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। जिसकी जानकारी देते हुए नीलेश आनंद भड़ने, प्रवक्ता उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि राज्य के सभी स्कूलों और अस्पतालों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द एक रणनीति तैयार की जा रही है, जिसमें प्रदेश के तमाम स्कूलों और अस्पतालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सारे जितने एसएसपी है, रेंज है, इनको कहा गया है मुख्यालय की तरफ से कि आपके जो है इसमें सबके साथ एक बैठक कर लिया आप, स्कूल अस्पताल प्रबंधन स्कूल के साथ की जो एसओपी जारी की गई है मुख्यालय के द्वारा समय समय पर, पूर्व में भी पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा, तो उसको जो है पूरा उनके साथ चर्चा कर उसको इम्प्लीमेंट कराए, जैसे बैंकों के लिए होता है उस तरह पूरा स्कूल के लिए जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस है वो पूरा इम्प्लीमेंट कराए। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्चतम न्यायालय के जो भी निर्देश है उसको इम्प्लीमेंट कराए, और जो कैमराज सीसीटीवी कैमरा इससे मॉनिटरिंग करे, इससे जो है हमारे कंट्रोल रूम इससे लिंक करे, हमारे जो पेट्रोलिंग वाहन है, सिटी पेट्रोल, हाईवे पेट्रोल, ये लगातार वहाँ गश्त करते रहे। तो इस तरह से जो है हमारी जो है वो आगे की रणनीति है स्कूल और अस्पतालों के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता योगेश सिमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी है उत्तराखंड में महिलाओं की, बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर? जिस तरीके से कोलकाता में रेप कांड का मामला सामने आया, अब सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, अस्पतालों में और स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है योगेश? बिल्कुल, एक बहुत ज्यादा जरूरत थी इस चीज की, जिस तरह से मामले सामने आए और पिछले कुछ दिनों में तो कई मामले इस तरह के सामने आ गए हैं। उसके बाद पूरा सहमा हुआ सा जो है, इस बार अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश भी सहमा हुआ है। यहाँ पर एक घटना ऐसी भी हुई थी जो दर्ज हुई, यहाँ पर मामला भले उत्तर प्रदेश का था, इसी तरह से एक बलात्कार का मामला था जो उत्तर प्रदेश का था और वो दर्ज यहाँ पर हुआ था। उस पर भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि उसके बाद विपक्ष ने कहा था कि ये उत्तराखंड में ये मामला हुआ, जबकि उत्तराखंड का मामला नहीं था। इसके बाद ये सारी चीजें जब अब बहुत ज्यादा संवेदनशील जब बनती गई तो एक बड़ा फैसला लिया गया है और स्कूल कॉलेजों को पूरी तरह से इन चीजों से बचा जाए, किस तरह से बचा जाए, इसके लिए प्लान बनाया जा रहा है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि ये सब चीजें की जाएं। जी योगेश, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रवार को भारी बारिश और बादल फटने के कारण टिहरी जनपद के तहसील बालगंगा घनसाली राजस्व क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गेंगवाली बूढ़ा केदार में राहत बचाव कार्य हेतु थाना घनसाली पुलिस, एसडीआरएफ, राजस्व प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन आदि टीमें गई थी। वापसी में आपदाग्रस्त गांव गेंगवाली के समीप गधेरा पार करते हुए स्वास्थ्य विभाग के ब्रिजमोहन पुत्र सेवादास निवासी ग्राम 16 विनखाल गधेरे के तेज बहाव में बह गए, जिनकी काफी तलाश की गई लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं थाना अध्यक्ष संजीव थपलियाल ने बताया कि देर शाम को अत्यधिक बारिश और अंधेरा होने के कारण ब्रिजमोहन की खोजबीन नहीं हो पाई, जबकि शनिवार सुबह से ही एसडीआरएफ जवानों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। वहीं सुबह से हो रही जोरदार बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। देहरादून के कलेक्टमेंट टाउन क्षेत्र के युवक के साथ मारपीट कर उस पर जानलेवा हमला करने वाले मुख्य अभियुक्त को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्त द्वारा पूर्व में हुए विवाद के चलते युवक पर जानलेवा हमला किया गया था। प्रकरण में पुलिस द्वारा पूर्व में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध में पहले भी बलवा, मारपीट, हत्या के प्रयास सहित कई आपराधिक मामले, आधा दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। पैसों के पुराने लेन देन के चलते युवक को जबरदस्ती बलपूर्वक डरा धमकाकर अपने साथ ले जा रहे थे अभियुक्त। मात्र 15 मिनट के अंदर, आपको बता दें, दून पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
डीआईटी के पास से युवक को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। उसके साथ 4 परिचितों को चंद मिनटों के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पैसों के पुराने लेन देन के चलते अभियुक्तों द्वारा घटना का प्रयास किया गया। जबरदस्ती ले जाए जा रहे युवक के पास से अवैध पिस्तौल बरामद होने पर उसके विरुद्ध भी आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया। घटना की सूचना पर एसएसपी देहरादून द्वारा अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी थाना क्षेत्रों में कड़ी चेकिंग के निर्देश दिए गए थे। पिथौरागढ़ के बेड़ीनाग विकासखंड के जोगियूड़ा थल के मुख्य पुराना बाजार में 1993 से संचालित उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की शाखा को डीडी हाट विकासखंड के अंतर्गत स्थान ले जाने की बैंक प्रबंधन की कार्यवाही से भड़के महिलाओं का धरना प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनरत महिलाओं ने आह्वान पर टोल बाजार, मुख्य बाजार, खड़ी बाजार और मल्ली स्टेशन बाजार सुबह 6 बजे से बंद रहा। सुबह से महिलाओं ने बैंक के बाहर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ बैंक प्रबंधन और शाखा प्रबंधक थल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महिलाओं का जुलूस पुराने बाजार से मुख्य बाजार होते हुए थल तहसील परिसर में पहुंचा, जहां महिलाओं ने मुख्यमंत्री, डीएम, महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, महाप्रबंधक, नाबार्ड को तहसीलदार थल डीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में 3 सूत्रीय मांगों में मौजूदा बैंक मैनेजर का तबादला, बेड़ीनाग विकासखंड का बैंक की शाखा को डीडी हाट विकासखंड में शिफ्ट न किया जाए। ज्ञापन में लिखा है कि 1 सप्ताह के भीतर इस पर कार्यवाही नहीं की गई तो 63 ग्राम सभा के ग्रामीण खाता धारक अपने खाते को बंद करने के लिए विवश हो जाएंगे। विगत 17 दिनों से यहाँ पर जो है महिला मंगल द्वारा महिलाओं के द्वारा मातृशक्ति एवं यहाँ के नागरिकों के द्वारा बैंक शिफ्टिंग के चक्कर में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और जो कि इस विकास खंड में ग्रामीण बैंक स्थित है, इस बैंक को यहाँ से अन्य विकास खंड में शिफ्ट करने की योजना ग्रामीण बैंक की ब्रांच में द्वारा किया जा रहा है, जो कि अनुचित है। क्योंकि ये बैंक जो है यहाँ पर कम से कम 63 ग्राम सभाओं को यहाँ पर बिलोंग करता है। इसका यहाँ पर जो है कि इसी थल बेड़ा विकास खंड के थल नामक स्थान पर ये बैंक स्थित है। इसको अगर अन्यत्र कहीं शिफ्ट किया जाएगा तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। साथ में आज हम लोगों ने यहाँ पर जुलूस निकाला, तहसीलदार को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को और जिलाधिकारी को और बैंक प्रशासन को भी इसकी हमने एप्लीकेशन दे रखा है कि अगर ये बैंक यहाँ पर से अगर अन्य जगह उठेगा तो इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां तहसील परिसर में भीड़ को लेकर पहुंचे नंदन सिंह खड़ायत ने पूर्व मंडी अध्यक्ष के प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ना जाने प्रशासन द्वारा किस प्रकार सर्वे चेक बांटे गए कि आज भी खटीमा के अंदर रह गए हजारों लोगों को वो चेक नहीं मिले। अभी तक चेक आज पकड़िया क्षेत्र के पूर्व मंडी अध्यक्ष नंदन सिंह खड़ायत के साथ सैकड़ों की तादाद में तहसील परिषद में आपदा से प्रभावित लोग पहुंचे। उनके द्वारा नंदन सिंह खड़ायत के नेतृत्व में तहसील परिषद का घेराव किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित कुछ लोगों को ही चेक वितरण हो पाए हैं। इसी के साथ पूर्व मंडी अध्यक्ष नंदन सिंह खड़ायत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा खटीमा को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित किया गया। 12 करोड़ रुपया त्वरित राहत कोष हेतु वितरण के लिए प्रशासन को दिया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा ना जाने किस प्रकार से चेकों का वितरण किया गया कि अभी तक भी वास्तव में जो लोग प्रभावित हैं उन लोगों को चेक नहीं मिल पाए। वहीं तहसीलदार हिमांशु जोशी का कहना है कि हमारे द्वारा अभी दोबारा सर्वे कराई गई और हम डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो लोग रह गए उनको भी चेक वितरण कर दिया जाए।
सितारगंज कोतवाली में मुस्लिम समाज के आगामी त्योहार चहल्लम को लेकर अमन चैन की एक बैठक की गई। साथ ही पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम समाज के आगामी चहल्लम के त्योहार को लेकर उनकी राय जानी और मुस्लिम समाज से अपील की गई कि आगामी चहल्लम के त्योहार को बड़े ही अमन और चैन के साथ मनाएं ताकि शहर में शांति बनी रहे। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन को भरोसा दिलाया कि चहल्लम के त्योहार को बड़े ही अमन और चैन के साथ मनाया जाएगा। आने वाले उसमें चहल्लुम के अवसर पर सभी फरीकों को यहाँ पे अमन चैन कमेटी है एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी लोगों ने एक पॉजिटिव बातें रखी हैं। कुछ बातें उनकी तरफ से आई और कुछ बातें हमने अपनी तरफ से उनसे शेयर किया। बहरहाल जो आने वाला चहल्लुम है शांतिपूर्वक निपटने का सबने वायदा किया है और इसी उसमें नहीं। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।